ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग वाटर पोटेंशियल, चेतन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. ही सेड कि इस पूरे वाटर पोटेंशियल में ग्रेविटी का भी इम्पैक्ट होगा क्या? एम आई राइट चेतन? यही क्वेश्चन था ना आपका कि ग्रेविटी का भी यस मैम। इम्पोर्टेंट रोल है क्या? राइट. सो ग्रेविटी भी ऐड होगा क्या? सो व्हाट एवरीवन थिंक्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? मींस क्या लगता है पोटेंशियल ड्यू टू मैम हम ऐड कर सकते हैं? मैम ग्रेविटी कंसिडर किया जा सकता है, पर जब बहुत ज्यादा अमाउंट, अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो हम्म. एक तो सेल हमें दिखता भी नहीं है। हम्म. उसमें जितना साइटोप्लाज्म होगा और जितना एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होगा, हम्म. तो वो मटेरियल मूव कर रहा है आपस में, और उससे जो पोटेंशियल वाटर का जनरेट हो रहा है वो वाटर पोटेंशियल। हम्म. तो उस लेवल पे ग्रेविटी कंसिडर करना नहीं, मतलब बहुत नेग्लिजिबल होगा बेसिकली, मास ही नेग्लिजिबल है उसका। ओके. ओके. ओके, अंडरस्टैंडेबल. हम ग्रेविटी तब कंसिडर कर सकते हैं हम कौन से प्रेशर के टाइम पे, जब हम ट्रांसलोकेशन की बात करें. हम हम जब, मतलब जब वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी, जैसे डैम में जब डैम बल्क के गेट्स ट्रांसपोर्ट. खोलते हैं, तब इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि पूरा एक शहर की इलेक्ट्रिसिटी उससे सप्लाई हो सकती राइट. है। बट तो जब आप बल्क वही तो सेम ट्रांसपोर्टेशन. एनर्जी है ना, सेम चीज है, वही वाटर। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर बल्क ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कंसिडर कर रहे हो, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, तो इस टाइम इस केस में आप ग्रेविटी करोगे, मींस वहां पे कंसिडर करोगे. जब हमने सारी की सारी थियरीज पढ़ी थी, व्हाट आर द पॉसिबल थियरीज जिनसे कि ये हाइपोथेसिस डेवलप हो पाया कि ट्रांसलोकेशन यानी बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, तब वहां पे ग्रेविटी का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रोल है. हमने टेंशन के बारे में पढ़ा था, उसी की वजह से हमने यस ट्रांसपिरेशन मैम, पुल के वाटर की बारे में पढ़ा था. टेंसाइल्स। राइट. तो तब उस केस में मींस फिर से हम देखेंगे कि बल्क ट्रांसपोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है. नाउ वाटर पोटेंशियल एज पर फॉर्मूला दिस वी हैव एस्टेब्लिश्ड कि ये चीज है. बट अभी जो इनका बेसिक फिनोमिना मीन्स सिचुएशन के हिसाब से इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, जो सल्यूट पोटेंशियल है, सल्यूट पोटेंशियल is always going to be negative. और जो आपका प्रेशर पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव बट समटाइम नेगेटिव ऑल्सो. सो यूजुअली पॉजिटिव, मतलब सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल एक दूसरे से ऑपोजिट हो रहे हैं. तो ऐसा कंडीशन क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है कि सल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही रह रहे हैं ऑलवेज? व्हाई आई सेड सो? सोचो थोड़ा इस बारे में. मैम हम्म. मैम जब सल्यूट वाटर में ऐड होता है तो वो वाटर की जगह ले लेता है, तो राइट. उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, जो फ्री एनर्जी है, वो कम हो जाती है। और प्योर वाटर का तो वाटर पोटेंशियल जीरो है, तो जब एनर्जी कम होएगी तब वो नेगेटिव हो जाएगा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट है, मैक्सिमम. हाँ, मतलब जीरो है, पर हम उसकी वैल्यू जीरो लेते हैं। राइट. कह हाई सकते हाई है, पर जब जीरो से कम होगा तो नेगेटिव ही जाएगी ना। हैं. ओके. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी सल्यूट पोटेंशियल है, अभी इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता गया, यानी वाटर में सल्यूट का लेवल टाइम बाय टाइम अगर इंक्रीज करते जाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता रहेगा, यानी उनकी फ्री एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी. एंड वो कंजम्पशन की वजह से विथ रिस्पेक्ट टू वाटर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हम नेगेटिव में लिखते हैं. अंडरस्टैंड एवरीवन? क्योंकि वो जितना ज्यादा सल्यूट आप ऐड करते जाओगे, एग्जांपल दे दूं, सपोज कंसिडर अ ग्लास ऑफ वाटर और उसमें आप शुगर मिक्स कर रहे हो. एक टाइम के बाद क्या होगा, मिक्स करते करते आपको स्लाइट थिकनेस, विस्कोसिटी में चेंज दिखना शुरू हो जाता है वाटर में. वो क्यों हो रहा है, वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं? रीजन इज उस वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी यूज हो गई. किसने कंज्यूम की? शुगर ने कंज्यूम किया, तभी तो वो डिसॉल्व हो गए.
और वो जितना ज्यादा डिसॉल्व होते गए, यानी वाटर की प्रॉपर्टी चेंज करते गए, तो वाटर का खुद का जो फ्री एनर्जी है, जो उनका खुद का पोटेंशियल था, वो कंज्यूम होता गया। एंड वो कंज्यूम होने की वजह से वो सॉल्यूट ले लेता है, और वो लेने की वजह से ओवरऑल वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से हम लिखने के लिए एज अ सिंबल सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव लिखते हैं। एंड इसीलिए वो चीज नलिफाई करने के लिए प्रेशर पोटेंशियल हम यूजुअली पॉजिटिव लिखते हैं। बात समझ में आई सबको? Why we are calling it negative and why we are calling it positive? और अगर सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव है, सो वो सिचुएशन क्या डिपिक्ट करेगा? अगर सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब उस पर्टिकुलर सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है इन वाटर, तो जितना ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा उतना ज्यादा वो सॉल्युबलाइज होता जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंसिडर ऑल द पॉइंट्स इन सॉल्यूट पोटेंशियल। अब इसके बाद, अभी जो वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब इसके बाद एक चीज मुझे याद आ गया, परमिएबिलिटी से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक परमिएबिलिटी से रिलेटेड ये बातें ऑलरेडी पता होंगी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, बट स्टिल लेट मी टेस्ट ऑल ऑफ यू कि एग्जैक्टली आपको कितना पता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्परमिएबल? कुछ भी अलाउ नहीं करेगा अपने ओके, कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। कैन एनीवन गिव मी द एग्जांपल? सुबेरिन, लिग्निन। सुबेरिन, मैम रियलिस्टिक एग्जांपल નું તો રબર। ओके, सो बेसिकली सेल वॉल सुबेराइज्ड या क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल। यस मैम। सो दिस इज द एग्जांपल। अब ये हुआ क्या? हुआ ये कि सुबेरिन प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से जो सेल वॉल है, सेल वॉल का नेचर डेड होने लग गया। अगर उनका नेचर जितना ज्यादा डेड होता जाएगा, उनकी परमेबिलिटी जो है इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। और अगर उनकी परमेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो उसी चीज को एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कोई भी सब्सटेंस अलाउड नहीं होते पास होने के लिए, दैट कंडीशन इज इम्परमिएबल। देन नेक्स्ट कंडीशन होता है परमिएबल। Permeable means it is going to allow everything, solute, solvent, everything. Yes, ma'am. दोनों ही अलाउ कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको बोलेंगे परमिएबल। परमिएबल कब होता है? जो यंग सेल वॉल होते हैं, जब डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का डिवीजन हो रहा होता है, क्योंकि वो सेल्यूलोजिक होते हैं। तो अगर मैं सेल्यूलोजिक सेल वॉल की बात करूं, क्योंकि उनका मैच्योरेशन, उनका इलोंगेशन, ये सारी चीजें बाकी रहती हैं, इसीलिए उस कंडीशन में जो सेल वॉल कंडीशन है दैट इज गोइंग टू बी परमिएबल। इट इज ओपन टू एनीथिंग, क्योंकि उसको भी मैच्योर होना है। उतनी मैच्योरिटी के लिए उसे साइटोप्लाज्मा में उतनी चीजें इनटेक करनी है। सो दैट्स व्हाई दैट इज परमिएबल। देन कम्स सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मीनिंग क्या है? सिलेक्टिव चीजों को आने देना बस। ओके, सेलेक्टिव चीजें। सो बेसिकली वो सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सॉल्यूट को। ओके, इट इज गोइंग टू, सेमी मींस हाफ, इट इज गोइंग टू अलाउ सॉल्वेंट एंड इट इज नॉट गोइंग टू अलाउ सॉल्यूट। तो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल नेचर। इसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल मेम्ब्रेन। Yes, yes. That is semi-permeable. Next is selectively permeable. What's the meaning? इसमें और सेमी परमिएबल में डिफरेंस क्या है? मैम, ये कुछ सॉल्यूट्स को अलाउ करेगा, राइट। पर सॉल्वेंट को अलाउ होने ही वाला नहीं अलाउ करना। सॉल्वेंट हमेशा ही दोनों ही केस में अलाउ होंगे। इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स अलाउड रहते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, इस चीज को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। एग्जांपल इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द
मेम्ब्रेन, वैक्यूल का मेम्ब्रेन, राइट। तो वैक्यूल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल कंसिडर करते हैं ना। अभी इसके ऊपर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि वाटर के बारे में इतना पढ़ा, वाटर पोटेंशियल के बारे में इतना पढ़ा, सो नेक्स्ट पार्ट जो आपको समझना है, ऑफ कोर्स वो चीज क्या होगी? ऑस्मोसिस। यस मैम। यस मैम। अगर ऑस्मोसिस है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस एज पर योर केमिस्ट्री? मैम, Transportation of water. movement of water, Movement of water from higher concentration movement of to lower. higher concentration to lower concentration Okay, across a via- selectively permeable. राइट। अब जो कोई बुक्स हैं वो प्रेफर करते हैं सेमी परमिएबल। एज पर योर एनसीईआरटी फिलहाल आपको फॉलो करना है सेलेक्टिवली परमिएबल। सो मूवमेंट ऑफ वाटर मूवमेंट, ठीक है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब मूवमेंट होगा, वही चीज हम ऑस्मोसिस कहेंगे। द रीजन इज, हमारा टॉपिक क्या है? प्लांट वाटर रिलेशन, कि कैसे जो वाटर है उसकी वजह से ये बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं एंड देन इट इज लीडिंग टू द मूवमेंट। तो अगर ऐसी चीज हो रही है तो ऑस्मोसिस कैसे भूल सकते हो? और अगर ऑस्मोसिस नहीं भूल सकते तो ये भी पता चल गया, वाटर अगर मूव होगा इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रेशर, फोर्स अप्लाई होगा, प्रेशर होगा, एंड क्योंकि ये ऑस्मोसिस यानी वाटर के मूवमेंट की वजह से प्रेशर आया है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure. Yes ma'am. और ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इसका फॉर्मूला इज गोइंग टू बी MRT। अभी ये फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें M की वैल्यू इज रिलेटेड टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, R is your gas constant, and T is absolute temperature. So ये हो गया आपका समथिंग रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर। बस ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का, डरना नहीं है, फॉर्मूले से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो हार्डली क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चन आंसर्स मींस वैल्यूज देते हैं, और आपसे बस एनालिसिस ही पूछेंगे कि बेस्ड ऑन योर नॉलेज वाटर पोटेंशियल अगर ऐसा है वैसा है, इसमें इतना सल्यूट हमने डाल दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर 5 ग्राम सल्यूट है और ए इनिशियल कंडीशन में 5 ग्राम सल्यूट है, और अगर बी कंडीशन यानी आफ्टर सम टाइम उसी को हमने 10 ग्राम कर दिया, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस और हाउ द वाटर पोटेंशियल इज गोइंग टू अफेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। और कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो यहाँ पूरी चीज में अगर ध्यान दोगे, डायरेक्टली तीनों ही चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनमें से कोई भी एक वेरिएबल रखना है तो दो चीजों को कांस्टेंट करना है। तो अगर वो चीज आप ध्यान दोगे तो आप ये चीज समझ जाओगे कि अगर कॉन्सेंट्रेशन वेरी होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी वेरी होगा। सो इज विद द गैस कांस्टेंट एंड विद द टेम्परेचर। सो इस टाइप के बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो डोंट वरी अगर बायोलॉजी में आपको फॉर्मूले दिखे तो फॉर्मूला बेस्ड कोई न्यूमेरिकल तो नहीं आता है, वो वैल्यूज भी वही देते हैं, आंसर भी वही दे देते हैं। आपसे बस उस आंसर के आउटकम का थ्योरेटिकल अप्रोच पूछा जाता है कि व्हाट यू फेल्ट विद ऑल दो सिचुएशन, ये चीजें भले ही पूछी जाती है। यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट मैं जो अभी बताऊंगी दैट इज रिलेटेड टू प्लाज्मोलाइसिस, मींस उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम देखेंगे कि वाटर के मूवमेंट, इनटेक एंड ज्यादा वाटर बाहर जाने की वजह से एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशन हो रही है, एंड द सिचुएशन ऑफ सोल्यूशन, हाउ द सेल एंड उसका सराउंडिंग कैसे अफेक्ट होता है इन डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन। मीनिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस, अगर मैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बात कर रही हूँ, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्मा। प्लांट है तो प्लांट सेल में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको सेल वॉल भूलना नहीं है। और ये भी बता दूं कि अगर सेल मैच्योर होता जाएगा तो उसका सेल वॉल उतना ही ज्यादा डेड इन नेचर होता जाएगा, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। और बहुत ही मिनिमम टाइम में या फिर क्रिटिकल सिचुएशन में ही वो अलाउ करता है। तो अगर इतना स्ट्रिक्ट बाउंड्री है तो वेरिएशन किन में सबसे ज्यादा होगा? उस सेल वॉल के अंदर जो भी सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्मा जो चीजें प्रेजेंट है उनमें ही वेरिएशन होगा। दे आर ओनली लाइव इन नेचर।
तो अगर ये चीज हो रही है तो प्लाज्मोलाइसिस के केस में अब क्या हो रहा है? प्लाज्मोलाइसिस के केस में क्या हो रहा है, जो वाटर है उसका मूवमेंट सेल के बाहर बहुत ज्यादा हुआ, मतलब मैं डिहाइड्रेशन बोल सकती हूँ, कैन आई कॉल इट। और अगर वो हुआ तो एक कॉर्नर में जाके जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्मा है वो श्रिंक हो जाएगा। So because of loss of water, excess loss of water, not small amount, excessive loss of water की वजह से particular जो सेल है वो क्या हो गए, श्रिंक हो गए। So that is the plasmolysis. ये बात समझ में आई? यस मैम। ओके, सो यानी प्लाज्मोलाइसिस में वो चीज श्रिंक हुई, श्रिंक होके वाटर जो है, वाटर का मूवमेंट सेल के बाहर चला गया। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो कौन से सोल्यूशन में होगा ऐसा कंडीशन? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक है तभी बाहर जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ गया, कम पड़ गया तो सेल के अंदर का पूरा वाटर Yes, बाहर yes, चला गया, ma'am. बाहर चला गया तो प्लाज्मोलाइसिस हो गया। अब वैसे ही एक और प्लाज्मोलाइसिस की तरह एक और कंडीशन हो जाता है, दैट इज फ्लैसिड। फ्लैसिड कंडीशन में क्या क्या हो रहा है? फ्लैसिड कंडीशन ऐसा सिचुएशन है जहां पे सेल का वाटर इनटेक एंड वाटर एक्सक्रीशन ये प्रॉपरली बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम पे है। जितना वाटर बाहर जाएगा उतना ही वाटर अंदर आएगा। तो अगर ये चीजें इक्विलिब्रियम पे हैं, मतलब सेल का जो शेप होगा इट इज गोइंग टू बी इंटैक्ट, प्रॉपरली अलाइंड, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक। अब यहाँ पे वाटर का गिव एंड टेक इक्विलिब्रियम पे है, कांस्टेंट, लॉस ऑफ वाटर गेन ऑफ वाटर इक्वल है। ये सिचुएशन कब होती है? जब आइसोटोनिक कंडीशन हो, सोल्यूशन हो, मतलब आइसोटोनिक इन द सेंस कि solute solvent concentration is going to be same inside the cell and outside the cell। तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। और आइडियल कंडीशन फॉर अ लिविंग सेल इंक्लूडिंग ह्यूमन आल्सो, ह्यूमन को भी, इसमें भी, ह्यूमन की सेल्स में भी या एनिमल के सेल्स में भी फ्लैसिड कंडीशन, प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन होता ही है। तो यहाँ पे फिलहाल हम बॉटनी के फिजियोलॉजिकल पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्लैसिड सिचुएशन यानी इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस, दैट इज द टारगेट फॉर एवरी सेल। हर सेल यही चाहता है कि वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो, वाटर इनटेक एंड वाटर एक्सक्रीशन प्रॉपर रेशियो में मेंटेन हो गए। सो आइसोटोनिक इज द आइडियल कंडीशन। बट ऐसा हो सकता है क्या? आइडियल हमेशा मेंटेन रहता है क्या? नहीं रहता। सो सिचुएशन के हिसाब से प्लाज्मोलाइसिस भी होगा। और एक और थर्ड कंडीशन हो जाता है, दैट इज द टर्जिडिटी ऑफ सेल। अगर मैं टर्जिडिटी के बारे में बात कर रही हूँ, इट मींस प्लाज्मोलाइसिस का ऑपोजिट। तो प्लाज्मोलाइसिस का ऑपोजिट अगर हुआ तो यानी जो सेल वॉल है, सॉरी जो साइटोप्लाज्मा है, इट इज गोइंग टू बी स्वेल्ड अप। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वाटर अंदर की तरफ ही जा रहा है, इनटेक ऑफ वाटर मैक्सिमम हो गया है। तो अगर इनटेक ऑफ वाटर मैक्सिमम हो गया, ये कौन से सोल्यूशन में हो गया? एक ही रह गया बस, लास्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन, हाइपोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक कंडीशन है, इट मींस कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहां पे वाटर एज कंपेयर टू इनर एनवायरनमेंट इज मैक्सिमम। और अगर वो ज्यादा है तो ऑफ कोर्स एज पर द सिचुएशन वो चीज अंदर ही आएगी, वाटर जो है वो इनसाइड द सेल ही आएगा। सो दीज आर द थ्री कंडीशन एंड थ्री काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि यही तीनों में वेरिएशंस होते रहते हैं। प्लांट सेल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यही तीन टाइप के सेल्स में अपने आप को इंटरचेंज करते ही रहते हैं। अब इन सब चीजों की वजह से एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मींस कुछ चीजें जो आपको समझनी है, दैट इज रिलेटेड टू टर्गर प्रेशर। क्योंकि ये तीन बात समझ में आ गई, सो अभी टर्गर प्रेशर भी समझ लो। ऑस्मोटिक प्रेशर तो समझ चुके हो, टर्गर प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है? वाटर के मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अगर वाटर का मूवमेंट प्रेशर क्रिएट कर पा रहा है, मतलब हम सेल वॉल के मूवमेंट के सॉरी वो जनरेट किए हुए प्रेशर के बारे में बात करें, क्योंकि परमेबिलिटी तो वही देता है ना। सो दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर काइंड ऑफ। अब यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर है ये ऑपोजिट प्रेशर होता है। ऑपोजिट प्रेशर जो वॉल जो साइटोप्लाज्मा अप्लाई कर रहा है बाहर जाने के लिए। ओके, सो अगर मैं टर्गर प्रेशर के बारे में बात कर रही हूँ, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और जो सेल वॉल अपना प्रेशर
वॉल्व प्रेशर जो अपना अप्लाई करते हैं, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज योर वॉल्व प्रेशर. वॉल प्रेशर बोल सकते हो, और यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो वाटर के मूवमेंट यानी एग्जैक्टली आपका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कैसे बिहेव कर रहा है उसके ऊपर है. एंड टर्गर प्रेशर उसी के ऑपोजिट में जो भी प्रेशर लगेगा फॉर एक्सपेंशन, इन्हीं के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव गेम चलता ही रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. तो इतना आज के लिए फिलहाल एवरीवन, अभी तक के लिए इतना ही. जो बच्चों ने पहली बार पढ़ा है रीड टिल टर्गर प्रेशर मींस एज ये वाला जो सेक्शन है आपकी एनसीईआरटी का, एवरीवन गो थ्रू द डायग्राम. एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, गो थ्रू दैट वन मोर टाइम, रीड थ्रू एवरीथिंग, ऑल दिस पार्ट. और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी अबाउट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मींस डिफरेंस. क्या प्रेशर डिफरेंस है? यस मैम, ये टर्गर प्रेशर एक और बार बताओगे? टर्गर प्रेशर इज द ऑपोजिट ऑफ वॉल प्रेशर. वॉल प्रेशर यानी कोई भी सेल का, प्लांट सेल का सेल वॉल क्यों बना है, सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, कोई भी चीज बाहर की तरफ बर्स्ट आउट नहीं होनी चाहिए. अगर बाहर की तरफ बर्स्ट आउट नहीं होनी चाहिए तो यानी वॉल क्या करता है, इनसाइड प्रेशर अप्लाई करता है. बट हर चीज का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता ही होता है. तो अगर जितना इनसाइड प्रेशर होगा उतना ही आउटसाइड प्रेशर भी तो होता जाएगा ना. तो वही ऑपोजिट जो प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ द substances present in the cytoplasma, because of the water current in cytoplasma or maybe the cell membrane or any other organelles, इनके movement और interactions की वजह से जो pressure create होता है opposite of the cell wall, उस चीज को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर. सो वही जो इनके बीच में कभी कभी ऑपोजिट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर के बीच में अगर डिफरेंस आ गया, उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए, तो वही डिफरेंस ये तीनों कंडीशन क्रिएट करते हैं. तो ये तो मैंने आपको थियोरेटिकली बता दिया कि डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन सेल की ये स्थिति होती है. बट इसी का आप मैथमेटिकल अप्रोच देखेंगे इन नेक्स्ट क्लास कि कैसे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फ्लैसिड सेल, टर्जिड सेल हम मैथमेटिकली बेस्ड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स, टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम कैसे उसको सिंगल फॉर्मूला में हम पुट कर सकते हैं. That I'm going to explain in the next class. महक समझ में आया? Yes ma'am. Yes ma'am. So what I want specially you, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, और आप लोगों का आपका एग्जाम भी बाकी बच्चों से जल्दी आ रहा है, so आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो I want you specially कि जितना भी सेशन हो रहा है कम या ज्यादा, इमीडिएटली जितना तक हमने पढ़ा उतना आप एनसीईआरटी रीड करो इमीडिएटली उसी दिन. It will take 10 minutes 15 minutes hardly. So do that. और इतना अगर कर लिया तो ऑफ कोर्स आप स्पेशल पॉइंट्स अंडरलाइन करोगे, मार्क करोगे, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सम चिट्स और नोट्स उसी टाइम बना लोगे. उतना बना लोगे, इट विल बी ओके फॉर योर अदर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप चिल्ड हो जाओगे. तो 12th के टाइम पे भी जो रिवाइज करना होगा, बस कुछ नहीं, वो बुक ओपन करना है, उसके चिट्स और चीजें आपके पास ऑलरेडी रहेंगी, आपको वापस से वो कॉन्सेप्ट याद आने लगेंगे. बिकॉज ये प्लांट फिजियोलॉजी है. प्लांट फिजियोलॉजी यानी प्लांट के बेसिक एक्शंस के बारे में आप पढ़ोगे. सो थोड़ा सा इसे डाइजेस्ट करना, इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा टाइम लगेगा, आपको सैचुरेट होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगने वाला है. इनफैक्ट ऑल ऑफ यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, इट्स नॉट ओनली अबाउट महक, ये सबके बारे में है. क्योंकि इवन दो आप लोगों ने पढ़ रखा है बट स्टिल बहुत सारी चीजें हम भूल रहे हैं, क्योंकि रिविजन कभी रह जाता है, तो कभी कोई टॉपिक हार्ड चला गया था, कभी प्रैक्टिस नहीं की थी. तो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि ये टॉपिक वापस से सारे रिपीट हो रहे हैं. तो मेरी साइड से तो यही एनकरेजमेंट रहेगी आप सबको कि अटेंड दीज सेशंस, बॉटनी के फिजियोलॉजी वाले सेशंस सब अटेंड ही कर लो, इट विल बी गुड फॉर यू. वन मोर टाइम रिविजन होगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी. ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल ट्राई टू पुट everyone for longer duration tomorrow. ठीक है, today I'm not feeling that better, so hopefully by tomorrow I will be okay. So हम थोड़ा सा longer duration तक क्लास को exceed करेंगे. Okay, चलो, that's it for today. Bye everyone, see you tomorrow. Bye ma'am. Thank you ma'am. Bye ma'am.